वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज फॉर द अपकमिंग राजस्थान जुडिशरी 2024 एग्जामिनेशन विच विल बी हेल्ड ऑन 16 जून। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज बिल्कुल भी नहीं आता है देन स्टॉप दिस वीडियो राइट हियर, क्योंकि हम आप लोगों को स्क्रैच से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज नहीं बताने वाले हैं। दिस वीडियो इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम दैट इज RJS 2024। इस पूरी वीडियो और इस PDF का सिर्फ एक ही फोकस रहने वाला है कि कैसे आप लोग अपने एग्जाम में इंटरप्रिटेशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट कर पाएं। तो इसलिए अगर आपको इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं आता है और आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस इंटरप्रिटेशन के सही से कर पाएंगे। और याद रहे, अगर आपको इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं आता है और आप तब भी ये वीडियो देख लेते हैं तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी। फर्स्ट पार्ट में हम इंटरप्रिटेशन के शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक जितने भी आए हैं उन सब को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन मींस ट्रू सेंस ऑफ द इनैक्टमेंट बाय गिविंग वर्ड्स देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। यहाँ पे फोकस वर्ड्स हैं ट्रू सेंस ऑफ द इनैक्टमेंट व्हिच गिव्स द वर्ड्स देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग। अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इट मींस ड्राइंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू स्पिरिट ऑफ द इनैक्टमेंट इवन दो सेम डज नॉट अपीयर थ्रू द वर्ड्स। यहाँ पे बात की गई थी इंटरप्रिटेशन में ट्रू सेंस की, यहाँ पे बात की जाएगी ट्रू स्पिरिट ऑफ द इनैक्टमेंट की। अगर नेक्स्ट चीज डिस्कस करें व्हाट आर इंटरनल एड्स, तो क्या क्या होते हैं। शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, प्रीएम्बल, मार्जिनल नोट्स, हेडिंग्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ सेक्शंस और इंडिविजुअल सेक्शंस, डेफिनेशंस, प्रोविजंस, इलस्ट्रेशंस, एक्सेप्शंस, सेविंग क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल्स, पंक्चुएशंस ऑफ चैप्टर्स एंड रीडिंग्स, नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉजेस। एक्सटर्नल एड्स क्या क्या होती हैं। डिक्शनरीज, टेक्स्ट बुक्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, लेजिस्लेटिव history, practice, be it judicial, conveyancing, administrative or commercial, statement of objects and reasons, original will as drafted and introduced, debates in legislature, state of things at the time legislation was enacted, judicial construction, common sense। तो अगर बेसिकली दोनों चीजों को देखा जाए इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स, तो इनका शॉर्टकट क्या है याद करने का। जो भी चीज आपको बेयर एक्ट के अंदर दिखती है वो आपकी इंटरनल एड होगी। सिर्फ एक ऐसी चीज है जो कि होती तो बेयर एक्ट के अंदर है लेकिन आती एक्सटर्नल एड के अंदर है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैच्यूज और किन किन बेसिस पे स्टैच्यूज को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है ड्यूरेशन के बेसिस पे। इसमें दो क्लासिफिकेशन होती है, टेम्पररी स्टैच्यू और परमानेंट स्टैच्यू। टेम्पररी स्टैच्यू वो होती है जिसकी वैलिडिटी स्टैच्यू ही फिक्स कर देता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और परमानेंट स्टैच्यू वो होती है जिसकी कोई पीरियड मेंशन नहीं है वैलिडिटी का। सेकंड क्लासिफिकेशन मेथड के बेसिस पे हो सकती है और इसमें क्लासिफिकेशंस होती है मैंडेटरी स्टैच्यूज और डायरेक्टरी या परमिसिव स्टैच्यूज। तो मैंडेटरी स्टैच्यूज वो होती हैं व्हिच कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स, और डायरेक्टरी या परमिसिव स्टैच्यूज वो होती हैं जो कि डायरेक्ट या परमिट करती हैं एक चीज को विदाउट कंपेलिंग परफॉर्मेंस। अगर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहली आती है कोडिफाइंग स्टैच्यू। इट मींस जो सारा का सारा लॉ था उसको एक जगह पे एग्जॉस्टिवली कोडिफाई कर दिया गया है। कंसोलिडेटिंग स्टैच्यू क्या होती है, जो कि सारे लॉ को एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर देती है। इसका मतलब सिंपल सा दोनों में डिफरेंस ये है कि कोडिफाइंग मींस कि कोई नया लॉ बनाया और उसको एग्जॉस्टिवली एक ही एक्ट के अंदर बना दिया गया, और कंसोलिडेटिंग स्टैच्यू मतलब कि एक लॉ था जो कि अलग अलग एक्ट्स के अंदर था 1 2 3 4, और इन सबको कंसोलिडेट करके एक नया एक्ट बना दिया गया है। डिक्लेरेटरी स्टैच्यू बनाई जाती है टू रिमूव डाउट्स इन कॉमन लॉ और स्टैट्यूटरी लॉ। रिमीडियल स्टैच्यूज बनाई जाती हैं टू कन्फर एनी न्यू रेमेडी। इनेबलिंग स्टैच्यूज बनाई जाती हैं टू एनलार्ज द कॉमन लॉ। डिसेबलिंग स्टैच्यूज वो होती हैं व्हिच रिस्ट्रिक्ट द कॉमन लॉ। पीनल स्टैच्यूज होती हैं व्हिच पनिश एनी एक्ट और रॉन्ग्स। टैक्सिंग स्टैच्यूज होती हैं व्हिच इंपोज टैक्स ऑन इनकम और ट्रांजैक्शंस। एक्सप्लेनेटरी स्टैच्यूज होती हैं व्हिच एक्सप्लेन्स द लॉ। अमेंडिंग स्टैच्यूज होती हैं व्हिच चेंजेस द ओरिजिनल लॉ। रिपीलिंग स्टैच्यू होती हैं व्हिच रिपील्स द अर्लियर लॉ। और फ्यूडेटिव और वैलिडेटिंग स्टैच्यूज वो होती हैं व्हिच क्योर डिफेक्ट्स इन प्रायर लॉ। लास्टली अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो लास्ट क्लासिफिकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है आपकी पब्लिक स्टैच्यू, दूसरी प्राइवेट स्टैच्यू। पब्लिक स्टैच्यू ऑब्वियसली आपकी पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होती है और प्राइवेट स्टैच्यूज आपके इंडिविजुअल मैटर्स से रिलेटेड होती है। नाउ लेट्स डिस्कस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहला रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है लिटरल और ग्रामेटिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इट मींस वर्ड्स ऑफ enactment to be given their ordinary and natural meaning. This is also known as the safest rule because it is the legislature's intention can
कैन ओनली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द लैंग्वेज थ्रू विच इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ। ये अब अगर लिटरल रूल और ग्रामेटिकल रूल को सरल शब्दों में समझा जाए, स्टैचू एज इट इज, लॉ एज इट इज, जैसा लॉ लिखा है उसको वैसा ही अप्लाई करना है। यानी कि जो भी वर्ड्स हैं स्टैचू के उनको ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग उनका देना है। इसीलिए इसको सेफेस्ट रूल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि जैसा लॉ में लिखा था आपने उसको वैसे ही इंटरप्रेट कर दिया है। और ऐसा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेजिस्लेचर की इंटेंशन को पता लगाने का एक ही तरीका है, और वो है जो लैंग्वेज उन्होंने अपनी उस लेजिस्लेशन के अंदर लिखी है। अब अगर इसके लैंडमार्क केसेस की बात की जाए लिटरल और ग्रामेटिकल रूल से रिलेटेड, तो नंबर 1 इज मकबूल हुसैन वर्सेस बॉम्बे, ICICI वर्सेस सिडको, केरला वर्सेस मथाई वर्गीज एंड ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द नेक्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज मिसचीफ रूल, आल्सो नोन एज द पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर सिंपल सी चीज है, इट इज द पर्पस फॉर विच द स्टैच्यू वाज एनैक्टेड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट स्कोप ऑफ द मिसचीफ दैट स्टैच्यू हैज सेट आउट टू रेमेडी। अब इसमें सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप किसी स्टैच्यू को इंटरप्रेट करोगे और उसके ऊपर आप मिसचीफ रूल या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन को अप्लाई करते हो, तो आपको जो पर्पस है, जिस वजह से उस स्टैच्यू को बनाया गया है, उसको सबसे ज्यादा प्राइम फोकस पे रखना है। और यहाँ पे लिटरल और ग्रामेटिकल रूल में क्या था कि आपको ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो ही लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी। इसके अंदर आप पर्पस देखोगे, इसके अंदर आप वर्ड्स ऑफ द स्टैच्यू देखोगे। और मिसचीफ रूल के अंदर ही कहा जाता है सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी। कुछ भी करके मिसचीफ को सप्रेस करिए और रेमेडी को एडवांस करिए। और इस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन का ओरिजिन हेडन्स केस में था और इसका लैंडमार्क केस है मैकमिलन वर्सेस डेंट। अगर नेक्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात की जाए तो इट इज द गोल्डन रूल, आल्सो नोन एज मॉडिफाइड रूल और मॉडिफाइंग मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। गोल्डन रूल की एप्लीकेशन तब होती है व्हेन लिटरल रूल लीड्स टू absurdity, repugnance, inconvenience, hardship, injustice, evasion. Then the court must modify the meaning of the words to prevent such consequences. यानी कि सबसे पहले आपको literal rule लगाना है हर बार, लेकिन अगर literal rule लगाने से it leads to any absurdity, repugnance, inconvenience, hardship, injustice or evasion, then it is the job of the court to modify the meaning of the words to prevent such consequences. Next rule of interpretation is harmonious construction. अब इसका सिंपल सा मतलब है when two or more provisions of the same statute are repugnant, then the court will try to harmonize them. ऐसा कोर्ट क्यों करेगी? Because legislature cannot be presumed to contradict itself. यानी कि एक स्टैच्यू है, उसकी दो प्रोविजंस हैं और दोनों प्रोविजंस एक दूसरे के अगेंस्ट कर रही हैं. Then it is the job of the court to harmonize both these provisions. Next rule of interpretation is statute should be read as a whole or also known as ex viceribus actus. यानी कि statute should be read as a whole and all parts taken together. यानी कि आपको स्टैच्यू को पूरी तरीके से पढ़ना है और पूरी चीजें उसकी एक साथ पढ़नी है to reach a definite conclusion. Next rule of interpretation is ut res magis valia quam pere. इसका मतलब होता है इस लैटिन मैक्सिम का better a thing to have effect than to be made void. यानी कि अगर दो कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल हैं तो कोर्ट को वो कंस्ट्रक्शन चूज करनी पड़ेगी which ensures that there is smooth working of the system. मतलब कोर्ट को वो कंस्ट्रक्शन चूज करनी है which makes sense and which ensures the smooth working of the system. इसमें सिंपल सी चीज क्या होती है, अगर आप ut res magis रूल को यूज करते हो तो then it leads to narrower interpretation must give way to bolder construction for an effective outcome. यानी कि आपको narrow interpretation को छोड़ के एक bolder construction को preference देनी पड़ेगी because the rule says better a thing to have effect than to be made void. क्यों फालतू में किसी चीज को void बनाना है when it can be given effect to. Next rule of interpretation is identical expressions to have the same meaning. And how will they have same meaning? Which it will totally depend on the context. Next rule is nocitur is sources. अब इसके अंदर nocier का मतलब होता है to know and sources का meaning होता है association. यानी कि meaning of an unclear or ambiguous word in a statute should be determined by considering the words with which it is associated in context. यानी कि they take color from each other and more general is restricted to less general. यानी कि अब इसके अंदर सिंपल सी चीज है कि अगर कोई अनक्लियर या एम्बिगुअस वर्ड है एक स्टैच्यू के अंदर तो उसको डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, कंसिडरिंग द वर्ड्स विद विच इट इज एसोसिएटेड इन कॉन्टेक्स्ट. जो उसके आसपास के वर्ड्स हैं उस स्टैच्यू के अंदर यूज किए गए हैं और उस कॉन्टेक्स्ट को देके उस अनक्लियर या एम्बिगुअस वर्ड की इंटरप्रिटेशन हमें
करनी पड़ेगी, और जब आप ऐसा करते हो तभी कहा जाता है दैट दे टेक कलर फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक वर्ड दूसरे कलर के ऊपर उसके कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा इंपैक्टफुल होता है। एंड मोर जनरल इज रिस्ट्रिक्टेड टू लेस जनरल। जो भी आपको अनक्लियर या एम्बिगुअस वर्ड दिख रहा है, जो कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा जनरल है, तो जैसे ही नोसिटर रिसोर्सेस लगता है तो उसको आपने उसकी इंटरप्रिटेशन को श्रिंक कर दिया है लेस जनरल टर्म्स के अंदर। और अगर इसका लैंडमार्क केस की बात की जाए तो इट इज प्रदीप अगरबत्ती वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के अंदर इशू ये था कि धूप एंड अगरबत्तीज आर नॉट विद इन द मीनिंग ऑफ कॉस्मेटिक गुड्स। नेक्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज एज्यूस्डिम जेनेरिस, और इस शब्द का मतलब होता है सेम काइंड। अब इसके अंदर सिंपल सी चीज है, व्हेन जनरल वर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स देन जनरल वर्ड्स मे बी गिवन अ रिस्ट्रिक्टेड मीनिंग। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी चीज है, पहले स्पेसिफिक वर्ड है और उसके बाद आया जनरल वर्ड। ठीक है, अब जनरल वर्ड ऑब्वियसली वाइडर इंटरप्रिटेशन होगी इसकी, और स्पेसिफिक वर्ड की नैरोअर इंटरप्रिटेशन होगी। तो अब इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि जनरल वर्ड्स फॉलो स्पेसिफिक वर्ड्स, यानी जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड के बाद अगर आता है तो जो जनरल वर्ड की जो इंटरप्रिटेशन है उसको हम नैरो कर देंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक वर्ड। नेक्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टीरियस। इसका मतलब है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग मींस एक्सक्लूजन ऑफ अदर। इट इज, और इसी रूल के लिए कहा जाता है, इट इज अ वैल्यूएबल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। द नेक्स्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो एस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे। अब इसका मतलब है कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन लॉ एंड बेस्ट एक्सपोजिशन इज रिसीव्ड फ्रॉम कंटेम्पररी अथॉरिटी। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द कंस्ट्रक्शंस। तो अगर कंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहली आती है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। अब सिंपल सा मतलब है इसका, इफ इन अ लेजिस्लेशन द जनरल ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू बेनिफिट अ क्लास ऑफ पर्संस एंड एनी प्रोविजन इज एम्बिगुअस एंड केपेबल ऑफ टू meanings which the one which preserves the benefit rather than take it away should be adopted. Omissions are not supplied by the code, it is a tendency and not a rule. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि एक लेजिस्लेशन आई, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक क्लास ऑफ पर्संस को बेनिफिट करना। अब एक ऐसी प्रोविजन थी उस लेजिस्लेशन के अंदर जिसके जो कि एम्बिगुअस थी और उसके दो मतलब निकल रहे थे, तो हमें उस मीनिंग को चूज करना है विच प्रिजर्व्स द बेनिफिट रादर देन टेक इट अवे। इसी को कहते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। और इसी केस में, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के केस में, ओमिशंस आर नॉट सप्लाइड बाय द कोर्ट। कोर्ट को कैसस ओमिसस को अप्लाई नहीं करना है, एंड दिस इज नॉट अ रूल बट अ टेंडेंसी ऑफ द कोर्ट। की कोर्ट की टेंडेंसी होगी कि अगर कोई प्रोविजन है जो कि बेनिफिट दे सकती है तो बेनिफिट दे दो। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूज। अब स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूज का ये मतलब नहीं होता है कि आपको पीनल स्टैट्यूज को स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी डाउट होता है देन द पर्सन इज लायबल, देन द पर्सन हु इज लायबल टू पेनल्टी इज फेवर्ड। अगर दो कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल हैं तो ज्यादा लीनियंट वाली को हमें इफेक्ट देना है, और पनिशमेंट सिर्फ तभी देनी है व्हेन प्लेन मीनिंग demands it, and no extension of meaning of words and no penalty on the basis of object. तो strict construction of penal statutes का ये मतलब नहीं है कि आपको हर चीज को strictly अप्लाई करना है penal statutes को। इसका मतलब क्या है कि अगर penal statute को अप्लाई करते हुए आपको डाउट हो रहा है then the person who is liable to penalty will be favored, उसके फेवर में डिसीजन जाना चाहिए। अगर कोई भी दो कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल हैं तो जो भी ज्यादा लीनियंट होगी आपको उसको चूज करना है। अगर पनिशमेंट आपको देनी है तो आप सिर्फ तभी दोगे when the plain meaning demands it, और कोई भी एक्सटेंशन नहीं करना है आपको वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा यानी कि ग्रामेटिकली अप्लाई करना है वर्ड्स को, उनके मीनिंग्स को एक्सटेंड नहीं करना है। और सिर्फ अगर आपने पीनल स्टैच्यू का ऑब्जेक्टिव देख के पेनल्टी दे दी तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे पेनल्टी नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज स्टैच्यूज इन पैरीमेटेरिया। इसका मतलब होता है देयर आर स्टैच्यूज व्हिच आर डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड आल्सो फॉर रिपील बट रिप्रोड्यूस सब्सटेंशियली एंड जुडिशियली डिसीजंस एप्लीकेबल टू द ओल्ड एक्ट एप्लीकेबल टू न्यू एक्ट एज वेल। यानी कि स्टैच्यूज इन पैरीमेटेरिया यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है एक या एक से ज्यादा स्टैच्यूज का वो सेम है, तो सिंपल सी बात होगी कि जो भी अगर
उसे रिपील किया गया था और रिप्रोड्यूस सब्सटेंशियली किया गया है। तो जो पुराने जुडिशियल डिसीजंस थे जो कि ओल्ड एक्ट पे अप्लाई करते थे वो न्यू एक्ट पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब इसको सिंपली एक इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास पुराना आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है और अब इन सभी को रिप्लेस करने के लिए न्यू एक्ट्स आ चुके हैं विच गो इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई। अब सिंपल सा मतलब ये है, अब आपको यहाँ पे चीज देखनी होगी, ये एक्ट्स रिपील होते हो गए हैं और इनको रिप्रोड्यूस किया गया है सब्सटेंशियली न्यू एक्ट्स में। थोड़ा सा सेक्शंस इधर उधर बदले गए हैं बट जो भी उनका मेन कोर कॉन्टेक्स्ट था और उनकी डेफिनेशंस थी ऑफेंसेस की वो ऑलमोस्ट सेम रह रही है, इवन दो कुछ चीजें नई ऐड की गई हैं। दैट्स व्हाई इट्स रिटन रिप्रोड्यूस सब्सटेंशियली। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी पुराने केस लॉज थे जो कि इन तीनों एक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते थे वो न्यू एक्ट आने के बाद उन पे भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑल these 6 acts will be statutes in pari materia to each other. Next is doctrine. सब कुछ important doctrines देख लेते हैं। सबसे पहली है colorable legislation. It means what cannot be done directly cannot be done indirectly. The landmark decision is Bihar versus Kameshwar Singh. Doctrine of severability. It simply means invalid part is severed from the rest of the enactment. The landmark decisions are A.K. Gopalan versus State of Madras and Bombay versus F.N. Balsara. Doctrine of prospective overruling. It would operate only in future and no retrospective effect. I.C. Golaknath versus State of Punjab is the landmark decision. Doctrine of eclipse simply means law inconsistent with fundamental rights is not invalid. It is only overshadowed by fundamental rights. This is given in Article 13(1) of the Constitution and the landmark decision is Bhikaji Narayan versus State of MP. Doctrine of separation of powers. It simply means division of powers between executive, legislature and judiciary. The landmark decisions are Ram Javaya versus State of Punjab, Indira Gandhi versus Raj Narayan. Doctrine of pith and substance. Now the word pith and substance means true nature and character. The court will look into the substance of the matter to resolve inconsistency between laws of center and state. The landmark decision is Praful versus Bank of Commerce. Doctrine of incidental or ancillary powers. When there is need to aid principal legislation in question, then doctrine of incidental or ancillary powers is applied. This was evolved in the case of R versus Waterfield and the landmark cases Rajasthan versus G. Chawla. Doctrine of territorial nexus. Now this means laws of a state not applicable outside unless sufficient nexus exists between state and object. The landmark decisions are A.H. Wadia versus CIT and Bombay versus RMDC. Doctrine of waiver. Person can give up rights or choose not to exercise them. The landmark decision is Bisheshwar Nath versus CIT. Now अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्ट्रीन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस में तो और भी केसेस आते हैं, सेम गोज फॉर होल्ड्स ट्रू फॉर डॉक्ट्रीन ऑफ वेवर, या फिर पिथ एंड सब्सटेंस में भी और केसेस आते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी और केसेस हैं। सो दैट इज ट्रू, बट यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू दीज डॉक्ट्रीन्स को मेंशन किया है, या फिर किसी भी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के जितने भी केसेस हैं उसमें से सबसे ज्यादा क्रूशियल केसेस को हमने यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। वंस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको ये बात रियलाइज होगी कि ज्यादा केस लॉज अगर आप रट रहे हैं तो उसके डिविडेंड आपको बहुत जरूरी नहीं कि आपको बहुत ही ज्यादा डिविडेंड मिलने वाला है। एंड लास्टली, अगर आपको ये पीडीएफ अच्छी लग रही है तो आप इसे बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इट इज ऑल्सो पिन्ड इन द कॉमेंट सेक्शन। नाउ वी विल बिगिन विद ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आज तक आए हैं हर एग्जाम्स में। स्टार्टिंग में ही हम आपको बता देते हैं कि इसके अंदर आरजेएस के आज तक आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। इसी के साथ जेएलओ एग्जाम में आज तक आए सारे क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग राजस्थान जेएलओ 2023। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सैलस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स का क्या मतलब होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम लॉ। इंजूरिया साइन डैमनम मींस इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट लीगल राइट विदाउट डैमेज और लॉस। उबी जस इबी रिमीडियम मींस वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। नेमो डेबे vis vixari pro una et idem causa means no man shall be punished twice for the same offense. In pari delicto means in case of equal fault or guilt. Dura lex sed less means law is hard but it is the law. Allegans contraria non est audiendus means person alleging contrary facts should not be heard. Nemo dat quod non habet means nobody can pass a better title than he himself has. Doctrine of restitution is based on the maxim actus curiae neminem gravavit. Ultra vires means beyond the scope of law or power allowed or charter. Lex loci means
law of the land. If there is a conflict between equity and text of law, the court shall choose law. Sic utere tuo ut alienum non ledis means make such use of your property as not to injure your neighbors. Ab invito means against the will. Actio non datur non damnificato means action is not given to him who is not injured. Dedai in diem means from day to day. Res nullius means things belonging to no one. Necessitos non habet legem means necessity knows no law. Ridendo singular singulus means refers only to the last. Nemo moriturius prosemutor mentae means man will not meet his maker with a lie in his mouth. De minimis non curat lex means law would not take action on small and trifling. Obiter dicta means not binding. Construction ex viceribus actus means statute should be read as a whole. Justum generis means of the same kind, class or nature. Suppressio veri means suppression of the truth. Vigilantibus non dormientibus jura subvenient means law aids only the vigilant and not those who sleep over their rights. Sui generis means one of its kind. Costs shall follow the event means successful party is entitled to his costs. Amicus curiae means friend of the court. Lex non cogit ad impossibilia means law doesn't compel a man to do which he cannot possibly perform. Actus legis nemini facit injuria means act of law injures no one. Audi alterum partem means everybody should be given reasonable opportunity to defend himself. Maxim ignorantia juris non excusat means admits no exception, यानी कि ignorantia juris non excusat की कोई भी exception नहीं होती है. Ratio decidendi, it is the underlying principle or legal reason on which result of the case depends or legal reasoning of the case. Jusdem generis, it restricts the meaning of the general words to things or matters of the same genus as the preceding particular word. Nec vi, nec clam, nec precrio means plea of prescriptive title. In limine means on the threshold. Antemortem injury means injuries inflicted on man prior to his death. Malefied means bad faith. Casus omissus means courts have no right to fill gaps of the statute. Nociter usus means knowing by association. Doctrine of color label legislation means what cannot be done directly cannot be done indirectly. Power to interpret a statute is held by a court. Delegated legislation means law made by the authority to whom parliament has delegated the power. First case decided by Supreme Court on delegated legislation is the In Re Delhi Laws Act. First main principle of interpretation is the literal rule, who said that a codifying statute means to elaborately express the whole of the law on a specific subject, wherein the draftsman makes the effort to include all of the rules of general law with respect to former legal provisions and subjects. This was said by Maxwell. Intra vires means act done with the authority given by law. Amendment of law means law is amendment. Internal aids are marginal notes, headings and illustrations. Proviso means exception to the general rule. What are the external aids? These are dictionary, textbooks, parliamentary proceedings, public policy, judicial decisions, decisions of foreign courts. Delegatus non potest delegare, it means delegated powers cannot be further delegated. Preamble means the description of main objects of the statute, introductory statement or internal helper of interpretation. External aid is the historical background from which date statute is deemed to come into force from the date of publication in the Gazette. Doctrine of eclipse is given in Article 13.1. Doctrine of pith and substance means interpretation of statutes to solve the problems of competing legislature in the same field. Not internal aid is a law journal. Beneficial construction means where the language fails to achieve the object, more extended meaning could be given to achieve the object is the language is susceptible to it. Basic structure doctrine is related to Keshwanand Bhati versus State of Kerala 1973. Case law is the law made by the judiciary. When no need of presumption, then intention of legislature is clear. Stare decisis means doctrine of precedent. Harmonious construction means interpretation of statute should be done in such a way that as far as possible there remains harmony amongst all provisions. If there is inconsistency between schedule and provision, then the provision shall prevail. Construction of a welfare statute, it should be liberally construed. Interpretation of penal statutes, it should be strictly interpreted. In case of doubt, benefit to the accused shall be given, and in absence of express provision, accused cannot be punished. Mischief rule, judges should look at the mischief which the act was passed to prevent. Golden rule, words must be given their plain and ordinary meaning, unless to do so would produce absurd results. If there is a conflict between specific law versus general law, then the specific law will prevail. Pari materia means
means laws of the same matter on the same subject must be construed with reference to one another. Not a rule of interpretation is the general rule. Reasonable classification, it means classification must be based on intelligible differentia. Differentia must have rational relation to the object sought to be achieved by the act. Expressio unius est exclusio ulterius means express mention of one thing implies exclusion of another. Internal aids are title, marginal notes and proviso. External aids are dictionary, textbooks and legislative history. Correct use of the word shall raises the presumption that provision is imperative. यानी कि अगर shall word use किया गया है then it means that the provision is imperative. Ambiguous statute should be interpreted to make it workable in all respects. Mischief rule originated in Hayden's case. Literal or grammatical interpretation means words of enactment are to be given their ordinary and natural meaning. Nociter resources means words susceptible of analogous meaning if used together are given cognate meaning. Offense was punishable with imprisonment, okay, and fine the accused committed. Now there was an offense which was punishable with imprisonment and fine, and the accused committed the offense and the act was amended and punishment in form of fine was enhanced. Court held that the enhanced punishment cannot be given, then the court applied rule of strict interpretation of penal statutes. यानी कि सिंपल सी बात थी, एक ऑफेंस किया गया जो कि पनिशेबल था इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों से. जब अक्यूज ने ऑफेंस कर दिया था उसके बाद एक्ट को अमेंड किया गया और जो फाइन था उसको बढ़ा दिया गया. कोर्ट ने कहा कि जो भी की ये एनहांस पनिशमेंट है ये नहीं दी जा सकती, तो इसका मतलब कोर्ट ने अप्लाई किया था रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ penal statutes. Legal proceedings with respect to matters connected with temporary act after the act has expired can be continued instituted after the act has expired. Presumption with respect to constitutionality of the act, it is constitutional. कोई भी अगर presumption लेनी है कि whether the act is constitutional or not, तो पहली presumption क्या होगी कि that the act is constitutional. Power of legislature to make law on topics committed to it includes power to, यानी कि क्या क्या कर सकती है legislature, repeal कर सकती है, and power to repeal is coextensive with the power to enact the statute. और incorrect बात क्या है कि power to bind its successor in future. कोई भी legislature ये नहीं कह सकती कि future में कोई और legislature election जीतने के बाद आती है तो वो इस act को repeal नहीं कर पाएगी. अगर 7th schedule of constitution की entries की interpretation की बात की जाए तो they are given widest possible and the most liberal interpretation. अगर किसी provision में ये लिखा है कि not less than 3 months notice, it means it is a mandatory provision. If the language of a statute is open to more than one construction, the court must try to get intention of the legislature. अगर limitation की बात की जाए with respect to strict interpretation of taxing statutes, then if the intention to levy is clear, it will not be imposed. और क्या limitation नहीं है? In taxing statute, one has to look merely at what is clearly said, and tax should not be imposed unless the words unambiguously impose tax, and no tax can be imposed by inference. Interpretation of statutes means interpretation of statutes by the courts, who said that act of interpretation is an art of proliferating purpose. This was said by Allen. External part of law is not important, but the substance is important. Who said that function of the judges in interpreting statutes is twofold. What legislature intended to have said. This was said by Keelan. Harmonious construction. The case is Bengal immunity versus state of Bihar. Indian constitution conceived a quasi-federal policy. This was said in state of Punjab versus Devon's modern breweries. Public policy is an unruly horse. This was said by Justice Burrow in Mellish case. Rule of law is given in Article 14. Who said that interpretation means process by which intention of legislature can be ascertained. This was said by Salmon. No need of presumption if the intention of legislature is clear. Meaning of word should be known from its associations. This means nociter est susis. Interpretation of statute should not be given a meaning which would make the other redundant. Jusdem generis means general words follow specific words. Interpretation and construction are different things. Harmonious construction is really constitutional interpretation. The old statutes interpreted as they would on the day they were passed. This is related to the maxim contemporanea expositis tortissima in lege. अगर conflict है schedule और provision में, provision prevail करेगी. Statute का क्या मतलब होता है? It is the will of the legislature. Rule of law means supremacy of law. Operation of law means both prospective and retrospective application of law. If there is a conflict between two or more statutes within the same parts of the statute,
then it means harmonious construction needs to be applied. Pith and substance means constitutional interpretation is related to constitutional interpretation. Colorable legislation directly deals with competence of the legislature. Reasonable construction is based on Utris magis valia quam pere. If there is a difference between interpretation and construction, this is only academic. This was said by Crawford. Who considers intention of the legislature as a myth? Dyers, Corey and Jamieson. And who don't consider intention of the legislature as a myth? Bennion. And who said intention of the legislature is not a myth? Of course, Bennion. One rule has binding effect, the other a guiding effect. This was again stated by Bennion. Who said that the golden rule is that there is no golden rule? This was stated by Justice Krishna Iyer. Cannot be liberally construed, disabling statute. Constitutional interpretation is a subject keeping in views reformative measures due to shortcomings. This was said by Lord Force. Adjustum generis nociter resources, omission without reason are related to literal rule. After enactment, legislature becomes retired from the walls of legislation. Short title means the nickname for identification, or it identifies the act, does not describe it, or it provides facility for reference. Long title means mentioned at the head of the statute. Brief general description of the purpose of the statute. Preamble means main objects. Marginal notes mean inserted at side to express effect of sections. Headings of group of sections or individual sections treated as their preamble. Definitions or interpretation clause means words or expressions defined for whoever they exist in statute. Proviso means an exception. Illustration means an illustrating the law. Exceptions and saving clause means to exempt something. Explanations mean to remove doubts. Schedules are there to tell us how the claims or rights are to be asserted. Punctuations means semicolons, colons, comma, full stop, hyphen, dash, bracket, etc. Generalia speciabus non derogant means general things do not derogate from special things. Amending deal with taxes, yani ki fiscal statute. To stand by things decided, stare decisis. Judicial review came from United States of America. Rule of law means supremacy of the law. Legislature is not empowered to amend the basic structure. Statutes in existence for specific time are known as temporary statutes. Object of the act is in preamble. Separation of powers, this doctrine was given by Montesquieu. Which rule of interpretation should be applied first? The literal rule of interpretation. It is which of them is not a general rule of interpretation? Technical words to have ordinary means. This is not a general rule of interpretation. Doctrine of precedence, also known as stare decisis. Ut tres magis valia quam pere is also known as rule of reasonable construction. Statute doesn't profess to make changes in existing law and merely declares or explain what the law is. This is a declaratory statute. Effect of repeal in General Clauses Act is given in section 6. Statute used as an aid. Which of the statute is used as an aid? That is the General Clauses Act 1897, issued to remove special cases from general enactment and provide for them specifically. This means proviso. External aids are foreign decisions or parliamentary history. Express mention of one thing is exclusion of others. The Latin maxim related to this is express unius est exclusio ulterius. All statutes should be interpreted as they would have been when they were passed. Contemporanea expositio est optima est fortissima in lege, meaning contemporaneous exposition is the best and strongest. Purposive approach means judge must interpret the statute in light of the purpose of its enactment. The rule in Pepper versus Hart was that the judges can use internal parliamentary discussions to interpret a statute. Now, what are the disadvantages of delegated legislation? It raises issues of accountability. Mischief rule means judges should look at the mischief which the act was passed to prevent. External aid means notes on clauses or bills. Lex injusta non est lex. This maxim means an invill is not legal at all. Sententia legis means intention of the magistrate. If a court at any stage of the proceedings orders to be struck out or amended any matter in any pleading which may be unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious, and which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit. Repeal of statute may be direct or indirect. Forms of delegated legislation includes both rules, orders and bylaws. Revival of enactments is given in section 7 of the General Clauses Act. Golden rule of interpretation is a modification of principle of grammatical interpretation.
and on the face of it, this rule solves all problems and is therefore known as the golden rule. Adjustum generis means to the grammatical word. If statutory law is open to more than one interpretation, then the court must choose the interpretation which represents the true intention of the legislature. General principles of interpretation which have been applied by courts from time to time are harmonious constructions, and statute must be read as a whole. A verbis legis non est recidendum means you must vary the words of a statute. The base of a rule of harmonious construction of interpretation is probably the legislators must not have intended to contradict themselves, and one provision of the act does not make another provision of the same act useless. Ut res magis valia quampere means words susceptible of analogous meaning if used together are given cogent meaning. Internal aid, that is the long title. Which parts of the judgment establishes the precedent that is to be followed by lower courts? Ratio decidendi. Number of judges in IC Golaknath case were 11. Legislative debate is an internal aid. Taxation statutes, they are to be treated by beneficial legislation. General things do not derogate from special things is based on the maxim a verbis non potest delegare. While considering constitutionality of an act, the court presumes the intent. While constructing penal statutes, if there appears to be a reasonable doubt or ambiguity, it shall be resolved in favor of person who would be liable to punishment based on the principle that a law which violates fundamental rights is not a nullity or void ab initio but becomes unenforceable. This is doctrine of eclipse. Mischief rule was followed in the case of Ryland versus Fletcher. First rule of interpretation is the literal rule. Doctrine of pith and substance is taken from which constitution? The Canadian Constitution. Pro bono publico means for the public good. Ubi jus ibi remedium means where there is a right, there is a remedy. Pari materia means same subject matter. Res judicata pro veritate habetur means an adjudicator matter shall be deemed correct. So with this, we have dealt with all state previous year questions of interpretation of statutes which have come in various examinations. Just a reminder once again, if you like this video and want to purchase this PDF, you can do so at very nominal prices. Link is given in the description box as well as given in the comment section. So with this, thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा. Thank you for watching. I'll see you next time.